So we have studied about the properties, uses and limitations. इसको आप पढ़ लेना खुद से, बहुत इजी है, कुछ इसमें कुछ बताने का है ही नहीं इसमें। इसके बाद अगर हमारे पास आता है अदर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कि इनके अलावा कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये भी हमारे पास कुछ कुछ कोरिलेशन उन्होंने बताया हुआ है कहाँ कहाँ हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं सपोज कोई एक एग्जांपल लूं, जैसे टेट्राखोरिक कोरिलेशन, ये क्या है, ये कौन सा कोरिलेशन है, ये वो कोरिलेशन है व्हेन both the variables are artificially dichotomous। ये होता है, मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। एक नेचुरल डाइकोटोमस वो वेरिएबल होता है जहाँ पे जेंडर हो गया या रिलीजन हो गया या फिर ऐसी कोई चीज होती है, मतलब आप ये बोला क्वालिटी वाले जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, उसको ऐसे टाइप के हम वेरिएबल को बोलते हैं डिकोटोमस। ठीक है, डिकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं जहाँ पे या तो जेंडर दिया हो, या फिर जैसे सपोज करो मेरे पास एक डाटा है एक्स और एक डाटा है वाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। इस तरफ इस तरह के डाटा को, इस तरह के डाटा में कोरिलेशन निकालने के लिए कौन सा मेथड मैं यूज करता हूँ, जैसे यहाँ ये पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, द रिलेशनशिप इज मेजर्ड बिटवीन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल, हाँ, कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, जो वेरिएबल इंक्रीज कर रहा हो, कंटिन्यू कर रहा हो, वो रुक ना रहा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। उसके बीच में रिलेशनशिप, और दूसरा डिकोटोमस जो वेरिएबल होता है, जैसे जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, या क्वालिटेटिव जो भी हमारे वेरिएबल हो गए, इनके बीच में कोरिलेशन जब निकालते हैं तो वो पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन बोलते हैं। जब ऐसा कोई कोरिलेशन निकालेंगे उसको हम बोल देंगे पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन। और टेट्राकोरिक कोरिलेशन में क्या होता है, जब दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, डाइकोटोमस होंगे, मतलब कोई भी नंबर नहीं होंगे। सपोज यहाँ पे मेल फीमेल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है रिलीजन, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ऐसे करके दिया हुआ है, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, जब इस तरह का डाटा होगा, दोनों हमारे पास डाइकोटोमस होंगे या फिर दोनों हमारे पास क्वालिटेटिव होंगे, तो जब उनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे या उनके बीच को रिलेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राकोरिक कोरिलेशन। तो ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ कोरिलेशन के टाइप्स बताए हैं। जैसे मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, इन मल्टीपल कोरिलेशन वन वेरिएबल इज कोरिलेटेड विद मैनी अदर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, सेल्फ कॉन्सेप्ट will be correlated with various other variables like emotional intelligence, achievement, motivation, quality of life and so on। मतलब कि जिस जिस इंसान की, जिस इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन अच्छा होगा, तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होगा, अचीवमेंट भी उसकी अच्छी होगी, मोटिवेशन भी उसका वैसे ही होगा, पॉजिटिव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसकी पॉजिटिव होगी। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मल्टीपल कोरिलेशन हो रहा है, एक वेरिएबल से बहुत सारे जो दूसरे वेरिएबल हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह के कोरिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, मल्टीपल कोरिलेशन बोलूंगा। पार्शियल कोरिलेशन किसको बोलूंगा, इन पार्शियल कोरिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज स्टडीड बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, कि मतलब एक्स और वाई है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी यहाँ पे नंबर्स होंगे, और यहाँ पे कुछ 7 8 9 10 यहाँ पे कोई भी जैसे नंबर होंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 है तो यहाँ पे 7 है, 2 है तो 8 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब रिलेशनशिप तो है ना, यहाँ पे 1 है तो 7 है, फिर 2 है तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। लेकिन सपोज मेरे पास एक एक्स जेड वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक नया वेरिएबल है जेड, इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, एक्स की भी चेंज हो जा रही है, वाई की भी चेंज हो जा रही है। अगर कोई थर्ड वेरिएबल मेरे पास है, उसकी अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ पे 1 भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स भी चेंज हो जाएगा और वाई भी चेंज हो जाएगा। जब इस टाइप का कोरिलेशन होगा तीसरे किसी वेरिएबल की वजह से, जो हमारे पास अलग जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो उस तरह के कोरिलेशन को बोलूंगा मैं पार्शियल कोरिलेशन। तो आप ये देख लेना, बस टाइप्स बता रखे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है, अब आएगा हमारा काम की चीज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो है हमारी यूनिट 7, कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अब हम क्या देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब डेटा ए डेटा बी या वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई के बीच में कितना कोरिलेट कर रहे हैं आपस में, कितना उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है पियर्सन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक है,
द सेकंड है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक पियर्सन साइंटिस्ट था, उसने ये वाला मेथड दिया था रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। एक दूसरा साइकोलॉजिस्ट था या स्टैटिस्टिक्स था, जो स्पीयरमैन था, उसका नाम है ये, उसने एक अपना अलग मेथड दिया था जहां पे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डेटा के लिए, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस यूनिट में पढ़ेंगे, और ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसमें से पक्का आएगा कि या तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालो या फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैलकुलेट करो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम सीखेंगे कि हमें कैसे करना होता है। तो मैंने जैसे बताया है कि हमारा कोरिलेशन जो कोफिशिएंट जो कैलकुलेट होगा कोरिलेशन का, वो हमेशा +1 या -1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। हमारा जो आंसर आएगा, जो कोफिशिएंट आएगा कोरिलेशन का, जो हमारा आंसर निकलेगा वो या तो +1 या -1 के बीच में आएगा। इसके अलावा हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है जैसे वन वे इन विच दिस टू मेथड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन दैट Pearson's product moment correlation can be categorized under parametric statistics and Spearman rank order correlation fall under non-parametric statistics। तो ये जो दो मेथड है ना हमारे पास, एक तो पियर्सन वाला हो गया और एक जो हो गया स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हो गया। तो ये जो अलग अलग मेथड है, ये अलग अलग डेटा के लिए यूज होते हैं। ये और स्पीयरमैन को यूज करने के लिए मेरे पास डेटा भी वैसा ही होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर डेटा को कैलकुलेट करने के लिए ही मैं स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को यूज करूंगा, और एक पर्टिकुलर एक अलग तरह के डेटा को, डेटा में कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को यूज करूंगा। मतलब ये दोनों जो मेथड हैं, ये अलग अलग तरह के डेटा में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डेटा में मैं किसी भी मेथड से उसको कैलकुलेट कर लूंगा, या आपको डेटा दे दिया कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, आपको कोफिशिएंट निकालनी है, तो आप या तो पियर्सन प्रोडक्ट से निकाल दो या फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन से निकाल दो। ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करेगा कि हमारा डाटा कैसा है, को किस टाइप का डाटा है, कौन सा यहाँ पे मेथड यूज होगा। और किस टाइप का डेटा है वो हमें कैसा पता करना है। दो तरह के यहाँ पे डेटा होंगे, या तो पैरामीट्रिक होगा या फिर नॉन पैरामीट्रिक होगा। अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या चीज होती है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में हम यूज करते हैं कौन सा, पैरामीट्रिक में हम यूज करते हैं पियर्सन। ठीक है, और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर में हम यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक। तो यहाँ पे आ जाएगा पियर्सन और यहाँ पे आ जाएगा स्पीयरमैन। पियर्सन वाला मेथड होगा पैरामीट्रिक डेटा के लिए, और स्पीयरमैन जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो आ जाएगा नॉन पैरामीट्रिक के लिए। अब ये चीजें क्या है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, ये मैं बताऊंगा। द अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट बी नॉर्मल, इट कैन बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि वो या तो उनके बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव टाइप का डायरेक्शन होगी उनकी कोरिलेशन की। जैसे हमने जो ऊपर पढ़े थे ना, जो टेबल देखे थे स्टार्टिंग में, जो इंट्रोडक्शन में हमने जो टेबल देखे थे, दो तरह के टेबल देखे थे, उसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक। और नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे एक वैल्यू इंक्रीज करिए तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, या एक वैल्यू डिक्रीज करिए तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे कुछ भी हो सकता है। द वेरिएंस इज होमोजीनियस, वेरिएंस वहां पे होमोजीनियस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। द स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज्ड आर इंटरवल और रेशियो। जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, जो हम जहाँ पैरामीट्रिक डेटा को मेजर करते हैं, तो या तो उसको इंटरवल में मेजर करेंगे या फिर रेशियो में मेजर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक नॉमिनल या ऑर्डिनल होता है। अभी आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं टेबल दिखाऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इनका मतलब क्या है। मीन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज यूज्ड हियर। ठीक है, यहाँ पे हम मीन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडियन का यूज करते हैं। जब हमारे पास पैरामीट्रिक डेटा होगा तो यहाँ पे हम मीन का यूज करेंगे, और नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे मीडियन का यूज करेंगे। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट व्हेन कंपेयर्ड टू द नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा, और ये क्या होता है, सिंपल होता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो कैन गेट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। तो ये जो डेटा होता है इफेक्ट कर सकता है आउटलायर से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। इफेक्ट क्यों कर सकता है, जैसे मैंने आपको टेबल दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आउटलायर का मतलब क्या होता है, आउटलायर होता है जो हमारे डेटा के अलावा जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जिनको मैं बाद में ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये यहाँ पे 7 जो मैंने वैल्यू है ना, 7 ईयर एक्सपीरियंस, जो मैंने एक और यहाँ पे 5 लोग थे, मैंने ये 6% मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये मेरा एक आउटलायर वैल्यू है, आउटलायर डेटा है। तो अगर मैंने आउटलायर डेटा अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे चेंज हो गया ना सब कुछ, इनका कोरिलेशन ही पूरा चेंज हो गया। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, ये भी इंक्रीज कर रहा था, तो ये भी इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे
इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने एक अलग वैल्यू को, एक अलग डेटा को यहाँ पे मैंने ऐड किया तो इनके बीच का पूरा कोरिलेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यही चीज उन्होंने वहां पे लिखी हुई है उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार आप रीड कर लेना, सिर्फ डिफरेंस बताया हुआ है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बीच में। ये देखो, कैन गेट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स लेकिन इज कंपैरेटिवली लेस अफेक्टेड, मतलब यहाँ पे तो होता ही नहीं, मैंने बताया ना, यहाँ पे ऐसा प्लस और माइनस वाला या फिर कोरिलेशन यहाँ पे होता ही नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई वेरिएबल दोनों पे डिपेंड कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि एक्स अलग भी हो सकता है और वाई भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाता है कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का अजम्पशन, इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। वेरिएबल यहाँ पे एक आर हम यूज करते हैं, यहाँ पे आर को यूज करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा उसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इन दिस मेथड यूनिमोडल, इट इज क्लोज टू सिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, जैसे एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही होगी, एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज कर रही होगी, ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज हमारे यहाँ पे आएंगी। द पेयर्स ऑफ स्कोर इन्वॉल्व्ड आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, आर इन नो वे कनेक्टेड विद अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यूज होती है इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है वो। ठीक है, जो मतलब एक्स की वैल्यू है और जो वाई की वैल्यू है, अलग अलग बोल रहा है, ये एक दूसरे का नहीं बता रहा आपस में। ठीक है, तो नेक्स्ट बोल रहा है ये देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे लीनियर होगी, जो मैंने बताया था, ग्राफ बताया था, यहाँ पे लीनियर होगी, लेकिन जरूर वो जो दूसरा होगा हमारे पास स्पेयरमैन है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो लीनियर हो, वहां पे कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसमें वही प्लस और माइनस के बीच में निकलेगी कैलकुलेट, और यहाँ पे यूजेस दिए हुए हैं, इसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मेन ये कि हम कंप्यूट कैसे करेंगे, ये हमारा मेन है। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा जोर लगाना चाहता हूँ, उसमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं हम। तो आप ये खुद भी कर सकते हो, मुझे पता है आप खुद कर लोगे, सिर्फ एक रीड आउट ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। हमारा जाता है मेन ये आप सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पे यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, कि जो आर है ना, यहाँ पे आर है हमारा कोरिलेशन। ठीक है, पहली बात तो ये, यहां से ध्यान से सुनना, आर जो है हमारा कोरिलेशन है, जो हमें कोरिलेशन बताएगा किसके बीच में, जो एक्स वेरिएबल है और जो वाई वेरिएबल है। जो डेटा हमारे पास दो चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक वाई को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आर क्या बता रहा है, इनके बीच का कोरिलेशन बता रहा है। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है डेविएशन ऑफ एनी स्कोर ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन, जो एवरेज डेविएशन में हमने पढ़ा था। अब यहां से ध्यान देना, ठीक है, अभी तक तो हमने टाइम पास कर लिया, कोई तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हमने एवरेज डेविएशन में पढ़ा था, एवरेज डेविएशन में हम क्या करते थे, एवरेज डेविएशन में हर एक फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके मीन से हम माइनस कर देते थे और हमारा वो वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे डेविएशन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्स क्या है वो, यहाँ पे जो वैल्यू जैसे x1 x2, ठीक है, x3 आएगी, और सपोज मेरा यहाँ पे मीन आ गया मेरा m, तो यहाँ पे जो x आएगा ना, मेरा x आएगा, वो क्या आएगा, x1 माइनस एम, x2 माइनस एम। ठीक है, यहाँ से सबको कैलकुलेट करके और जब उसका सम करूंगा, यहाँ माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसका सम करूंगा, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये सिग्मा करके, सिग्मा एक्स। तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, y क्या हो जाती है, y डेविएशन, जो y डाटा है, y की वैल्यू का डिफरेंस उसके मीन से, ये जो यहाँ पे वैल्यू होएगी वो कितना डिफरेंस है उसका मीन से, ये वो वैल्यू है y, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स वैल्यू का, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वाई वैल्यू का। और जो एन है हमारा, एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखने लायक है कि आर एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे क्या बता रहा है कि दो वेरिएबल हैं, आर क्या है, कोफिशिएंट हमारा कोरिलेशन का, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स वाई डिवाइड कर देंगे किससे, एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये, अगर x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सम कर देंगे x स्क्वायर का। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन में याद है ना, जो एवरेज डेविएशन आता था हमारा उसको हम स्क्वायर कर देते थे और उसको अंडर रूट कर देते थे, हाँ यही तो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जी ठीक है, हाँ तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये x वेरिएबल के ये हो जाएगा और y वेरिएबल के ये हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इस वैल्यू को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दिया इन्होंने। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। ठीक है,
तो R इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड में n एन। सिग्मा x सिग्मा y, ये तो है फॉर्मूला, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर इन्होंने यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे फिर क्या किया है, सिग्मा x की वैल्यू रखी है, सिग्मा y की वैल्यू रखी है। सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू रखने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है सिग्मा x y, ठीक है, डिवाइडेड में सिग्मा x स्क्वायर, हाँ अंडर रूट और अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एट द एंड, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये याद रखना, आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आर ये ऐसे लिख देना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा यही आएगा। तो ये देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बना, क्यों हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे रख दी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रख के तो उनको डिवाइड करने से जो एन क्या है यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं एन, और यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू हमारी बच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मेन। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है मेन, इसको हम बोल देंगे आर एक्स वाई। यहां से जो कैलकुलेट करेंगे ना हम, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी +1 से लेके -1 तक, ठीक है। यहां से हमारी वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले से हमारी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी हमारी वो बताएगी कि कोरिलेशन कितना है इनके बीच में। तो देखो कैसे करना है बताता हूं। यहाँ पे देखो यही है, पैरामीट्रिक डेटा किस टाइप का होता है, पैरामीट्रिक डेटा इस टाइप का होता है, यहाँ पे होमोजीनियस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट 1 2 3 4 5 6 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, डाटा 1 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, 3 है, 2 2 3 5 2, ठीक है। यहाँ पे डेटा 2 है, 4 3 5 5 5 3 3 4 5 3, ये इस तरह का डेटा है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है, मैंने बताया ना, एक्स क्या है, डेविएशन है। डेविएशन क्या है इसका, 3 माइनस में, और जो मीन आएगा, मीन क्या है 30, 30 डिवाइडेड बाय 10, 30 ऐड कर दिया सबको, और मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 30/10 करूंगा तो 3 आ जाएगा ना मीन। जो एक्स डेटा है, डेटा 1 जो एक्स है, इसका मीन कितना आ जाएगा 3। पता चला क्यों आया, क्योंकि सबको ऐड कर दिया, 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 10, 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 मीन आ गया मेरा यहाँ पे। डेटा वाई का मीन क्या आएगा, इसका सम कर दिया 40 डिवाइडेड में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 10, 10 40 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे मीन को, 3 माइनस 3 जीरो आ गया, 2 माइनस 3 -1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, 3 माइनस 3 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 3 -1, और ऐसे 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 -1, ऐसे ही हमारी x का डेविएशन आ गया। हमने क्या किया, इस वैल्यू को मीन से माइनस कर दिया। ऐसे डेटा 2 का निकालेंगे जी, ये जो y है, ये y क्या है, y का डेविएशन, मतलब 4 में से माइनस कर देंगे मीन को। मीन कितना है डेटा y का 4, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 ये -1 ये हो गया, 5 माइनस 4 1, ऐसे करके सारी वैल्यूज निकल गई, एक्स और वाई निकल गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, समझ में आया, ये निकालना है, ये ऊपर ये वैल्यू रखनी है तो हमें ये निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वैल्यूज आ गई, और आगे सिग्मा है तो सबको प्लस कर देंगे, तो सिग्मा एक्स वाई या फिर समेशन एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 8, ठीक है, ये हमारा पता चल गया। अब एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे करके हमने सबका स्क्वायर कर दिया और सबको ऐड कर दिया तो आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो समेशन एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास अंडर रूट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही y का स्क्वायर करके हमने सारी वैल्यूज निकाल दी और सम कर दिया सबका, तो 8 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, 8 डिवाइडेड बाई में अंडर रूट 80, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.89। किसी को डाउट है कि नहीं समझ में आया हो? नहीं, आ गया समझ।
आ गया? पक्का समझ में आ गया? ऐसे ही बोल रहे हो? कहीं सोच रहे नहीं, हो सच कि में यार समझ समझ आ में ही गया। नहीं आ इसमें रहा, पता नहीं बेसिकली क्या चल रहा है। सबसे पहले इसमें मीन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला में पुट अप कर देना सब कुछ। एग्जैक्टली ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0.89। अब 0.89 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमेशा हम यहीं तक सीखते हैं, पेपर में हम यहीं तक छोड़ जाते हैं। ठीक है, 0.89 का मतलब क्या है, ऊपर टेबल दी हुई थी, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर टेबल दी हुई थी, आंसर आप एग्जाम में अगर लिख के आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चों को सच में कुछ आता है। ठीक है, तो आप क्या करना, आप ये याद रखना 0.89 कहाँ पे आ रहा है, 0.89 हमारा आ रहा है इसके अंदर। 0.89 हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 0.89। इसका मतलब क्या है, उनके दोनों बीच में कोरिलेशन क्या है, हाई कोरिलेशन है, कोरिलेशन हाँ इज जी। हाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आप ऐड कर देना आंसर में, अगर ये स्टेटमेंट अगर आपने ऐड कर दी, एज वी नो, ठीक है, इफ लिख देना, इफ एज वी नो दैट द कोरिलेशन बिटवीन 0.71 टू 0.90 इज हाई, सो as per the data given over here, the answer is 0.89, that means the correlation is high। हमें सीख तो यही रहे ना, हमें ये थोड़ा ना सीखना है कि आंसर निकालना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें ये सीखना है कि हम कर क्यों रहे हैं, हम ये देख सीखना है कि हम यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, हमें ये सीखना है। ये नहीं सीखना कि आंसर कैसे निकालना है, आंसर निकालना इज अ डिफरेंट थिंग। हमें ये देखना है कि हमें इसका यूज क्या करना है आगे। हम इसका यूज ये कर रहे हैं कि हमें ये बताना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, हाँ। ठीक। तो ये आपको पता चल गया यहाँ से। इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, एक मेथड 2 दिया हुआ है, तो मेथड 2 आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जरूरत ही नहीं है सीखने की, क्योंकि हम यहाँ मैथ सीखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, साइकोलॉजी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसमें बोल तो नहीं देंगे ना कि दूसरे मेथड से नहीं करो, ये नहीं बड़ा नहीं गंदा मेथड दिखने में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, फॉर श्योर ऐसा नहीं होगा। हार्ड सा लग ठीक है, रहा है इसको। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको, ये मेथड करो, देखो ये आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी आसान सा है, और आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस सेकंड मेथड को छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है करने की, फालतू चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देन द नेक्स्ट इज स्पीयरमैन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे दिया हुआ है रैंक, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीयरमैन क्या करता है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल कोरिलेशन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक हाँ। ऑर्डर का कोरिलेशन निकालते हैं। स्पीयरमैन क्या करता है, रैंक ऑर्डर का कोरिलेशन निकालता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, स्पीयरमैन क्या करता है, रैंक ऑर्डर का कोरिलेशन निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके यहाँ पे अजम्पशन और यूजेस दिए हुए हैं, ये आप खुद देख लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, हम डायरेक्ट देखेंगे हमें निकालना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको पहले डाटा समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, कि हमारे पास डेटा 1 दिया हुआ है, डेटा 2 दिया हुआ है, हमारे पास इतना ही दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पहचानना कैसे है कि ये स्पीयरमैन है या फिर दूसरा है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिसिपेंट दे दिया 10, और यहाँ पे डेटा 1 और डेटा 2 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं ना इन्होंने, हाँ ये दिया हुआ है मेथड 2 विद टाइड रैंक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिछली बार तुमने रैंक नहीं निकाली थी, बिना रैंक के ही हम कोरिलेशन निकाल देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। ठीक है, और उनके रैंक के बीच में कोरिलेशन बताते हैं। ठीक है, समझ में आया, रैंक मतलब ये देख लेंगे कि नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 4 पे कौन सा है, नंबर 5 पे कौन सा है, नंबर 6 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नंबर 7 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नंबर 8 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, और फिर ऑन बेसिस ऑन द रैंक वी विल कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन डाटा 1 एंड डाटा 2। ठीक है, जब हम स्पीयरमैन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को रैंक में कन्वर्ट करेंगे पहले। वहां पे तो हमने रैंक में कैलकुलेट नहीं किया था ना, हमने तो डायरेक्ट यूज कर दिया था, डायरेक्ट ही हम कैलकुलेट कर दिया था पूरा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आ जाए ना कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकालो, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हम क्या करेंगे, उसको रैंक में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो रैंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे डेटा 1 है तो इसके रैंक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा है 21, तो इसके रैंक 1। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो 25 आ रहा है, 25 से छोटा 22 है, 22 है, तो इसके बाद रैंक 2 किसकी हो जाएगी, 22 की हो जाएगी। उसके बाद 23 है, 23 की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 23 के बाद क्या आ रहा है, 23 के बाद 25 आ रहा है, तो रैंक 4 25 की हो जाएगी। इसके बाद 25 के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पे 32, तो रैंक 6 32 की हो जाएगी। तो ये पता चला यहाँ पे रैंक कैसे है,
पता चल गया ना? मतलब ये देखना है सबसे छोटे वाले को रैंक 1 देनी है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 ऐसे करके हम यहाँ पे रैंक दे देंगे डेटा 1 को। ऐसे डेटा 2 को भी मैं रैंक दे दूंगा। ऐसे सेम यहाँ पे 20 सबसे छोटा है तो इसको रैंक 1 दे दूंगा। 20 के बाद सबसे छोटा हमारे पास है 21 तो इसको रैंक 2 दे दूंगा। फिर 20 इसके बाद हमारे पास सबसे छोटा है 25 इसको भी रैंक 3 दे दूंगा। ठीक है? ऐसे मैंने यहाँ पे रैंक निकाल ली। अब हमें इसका कोई फंडा ही नहीं चाहिए। खत्म कर दिया मैंने, सिर्फ रैंक निकाल ली यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? रैंक के बीच में डिफरेंस निकालना है। रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों की हम रैंक को कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे रैंक को कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है? कि दोनों में जो रैंक है उनका नंबर्स जो है रैंक के अकॉर्डिंग में उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे ये जो नंबर है 45 और 40 डेटा 1 में भी रैंक 9 पे है, डेटा 2 में भी रैंक 9 पे है। 34 और 33 डेटा 1 में भी रैंक 8 पे है और डेटा 2 में भी 8वें नंबर पे है। 23 25 ये भी रैंक रैंक 3 पे है, इधर भी रैंक 3 पे है। ठीक है? 22 21 ये भी रैंक 2 पे, ये भी रैंक 2 पे और ये भी रैंक 10 पे, ये भी रैंक 10 पे। लेकिन 33 और 30 क्या है? ये तो रैंक 7 है डाटा 1 में और डाटा 2 में रैंक 5 है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? रैंक को कंपेयर करते हैं, इसमें रैंक को कोरिलेट करेंगे। तो रैंक को कोरिलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस इज रैंक R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 0, 3 में से 3 0। इन दोनों रैंक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? 7 में माइनस गया, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 6 गया -1 आएगा। लेकिन इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रैंक ही हमें देखनी है। रैंक का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से 7 गए -3, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0। ठीक है? इसका अब हम क्या करेंगे? फिर जो डिफरेंस आया इसको स्क्वायर निकाल देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है? हम ऐसे करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा पी। क्या है हमारा? पी बताता है हमारा ये जो रैंक हमारा जो ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हमें पी बताता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है देखो, 1 माइनस ये 6 डी का स्क्वायर, ये समेशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है? सही से दिख नहीं रहा होगा, सॉरी यार। बस थोड़े दिन की बात है, 12 तारीख को मेरे पास क्रोम बुक आ जाएगा, फिर मैं अच्छे से उससे टच उससे यूज करूंगा। ऐसे मेरे को बड़ी दिक्कत होती है माउस से लिखने में। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसका हमने क्या किया है, निकालने का पता चल गया? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे हम रैंक से कैलकुलेट करते हैं। स्पीयरमैन रैंक बताता है। पियर्सन उनके डेटा को कैलकुलेट करता था, डेटा के बीच में कोरिलेशन बताता था। स्पीयरमैन क्या करता था? स्पीयरमैन उनका रैंक निकाल के और रैंक के बीच में जो कोरिलेशन है वो हमें बताता है। तो यहाँ पे ऐसे टेबल बनेगा और इनके रैंक का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ करके आपको। ये क्या है? 18 आया डी स्क्वायर। ठीक है? तो ये देखो ये फॉर्मूला है 6 इंटू 18, इसकी जगह 18 आ गया। 1 माइनस ये और n क्या है? 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। फिर 10 का स्क्वायर -1। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कैलकुलेट किया है 100 माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा 99। 10 और 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे 990। ठीक है? और यहाँ पे 108 और देखो ये सब यहाँ पे निकाल के 0.89 यहाँ पे भी आया है। दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? नहीं आ गया समझ। बाकी सब नैना ही समझ रही है क्या? सब बाकी सब भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आ भाई? गया आ गया। आ गया ना? तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, वहां पे हम यहाँ पे देखो एक चीज है। यहाँ पे देखो कोई भी रैंक क्लैश कर रही है कि जैसे यहाँ पे एक ही जैसे नंबर है। जैसे यहाँ पे 33 है, कोई और नंबर 33 है? नहीं है। जैसे नंबर 30 कोई और नंबर 30 है। सपोज यहाँ पे ये 33 दिया हुआ है 6 नंबर पे, अगर 5 नंबर पे भी 33 दिया हुआ है तो मैं क्या रैंक दूंगा? ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे 33 की रैंक 7 है, ठीक है, और 5 जो टर्म आएगा मेरे पास वो भी अगर 33 है, तो 7 रैंक में दोनों में से किसको दूंगा? वो तो कंफ्यूज हो गया मैं, किसको दूंगा? जब ऐसा कंडीशन आती है मेरे पास कि यहाँ पे एक जैसे सिमिलर नंबर होते हैं, मैं रैंक नहीं दे पाता उनको, एक रैंक नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए हमारे पास होता है सेकंड मेथड जिसको हम बोलते हैं विद टाइड रैंक। मैं इसलिए मैंने अब ये वर्ड यूज किया है विद टाइड रैंक। और मेथड क्या था हमारा? फर्स्ट विदाउट टाइड रैंक।
जब हमारे पास कोई भी रैंक टाई नहीं करेगी तो हम मेथड यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। जब हमारी रैंक टाई कर जाएंगी, कि देखो यहाँ पे 23 23 दो बार दिया हुआ है, 25 25 दो बार दिया हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 23 23 दो बार दिया हुआ है, 25 यस 25 दो बार दिया हुआ है, इधर 60 60 60 तीन बार आया हुआ है। तो अब मैं इनको रैंक कैसे दूंगा? जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाएंगी तो मैं मेथड 2 को यूज करूंगा, जो हमारे लिए यूज होता है विद टाइड रैंक के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला तो मतलब यही होता है, लेकिन यहाँ पे हम रैंक यहाँ पे अलग देंगे। बस रैंक का यहाँ पे इशू होता है कि रैंक में किसको क्या रैंक दूंगा, तो रैंक हम कैसे देंगे बस वही देखना, बाकी तो सेम है सब, बाकी सब सेम है। देखो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है दोनों जगह। बस हमें यहाँ पे ये बस ये देखना है कि हम रैंक कैसे कैसे यहाँ पे इनको देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने रैंक कैसे दी देखो, ये क्या हो गया, 1 नंबर पे 21, ठीक है। इसके बाद इसकी बड़ी कौन सी है, इसके बाद बड़ी है यही है 25 ही है, ठीक है, या 23 है, देखो 23 है यहाँ पे, 21 से बड़ा 23 है, तो 23 2 रैंक और 3 रैंक मिलेगी इन दोनों को, एक को 2 मिलेगी एक को 3 मिलेगी, मतलब दोनों 23 हैं, तो ये कौन सी रैंक जाएगी इन दोनों को, तो मेरे को 2 और 3 से मतलब लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, सिमिलर है दोनों, तो 1 रैंक तो ये हो गई। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सेकंड और 3 रैंक में। 1 रैंक मिल गई मेरे को 21 नंबर को, अब सेकंड है 23, थर्ड नंबर पे भी 23 है मेरा, ठीक है, थर्ड नंबर पे भी 23 है। तो अब मैं किसको सेकंड दूं और किसको थर्ड दूं, ये नहीं पता चल रहा ना, किसको सेकंड दूं और किसको थर्ड दूं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कौन से नंबर पे आ रही है, सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रही है, ठीक है। 23 दो बार रिपीट हो रहा है, कहां पे रिपीट हो रहा है, सेकंड और थर्ड नंबर पे रिपीट हो रहा है। सुनना ध्यान से, सेकंड और थर्ड नंबर पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो मैं इनको रैंक कैसे दूंगा, रैंक कैसे दूंगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 2 + 3 डिवाइड कर दूंगा 2 से, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा। 23 कितनी बार आया, 2 बार आया है, और कौन से रैंक में आ रहा है, सेकंड और थर्ड रैंक में आ रहा है। 2 और 3 5, और कितनी बार आया है 23, 2 बार आया है, तो 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2.5, तो दोनों टर्म्स को मैं रैंक दे दूंगा 2.5, इसलिए यहाँ पे दोनों को रैंक दे दी इन्होंने 2.5। अब 20, अब 25 अभी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उसके बाद आए सेकंड और थर्ड रैंक दे दी, इसके बाद में रैंक कौन सी आएगी, फोर्थ रैंक आएगी, इसके बाद मेरी आएगी फोर्थ, तो 23 के बाद 25 है, 25 भी 2 बार आ रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड तो मैंने डिसाइड कर ली, इन दोनों को सेकंड थर्ड नहीं दिया मैंने, इन दोनों को सेकंड और थर्ड की जगह 2.5 और 2.5 दे दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब कौन सी रैंक आएगी, 4 रैंक आएगी, ठीक है। मैं एक बार इरेज करके दोबारा बताता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, आ गया है कंफ्यूज वो वाला तो। कंफ्यूजन हो रही है क्या इसमें, इसमें नहीं आ कंफ्यूजन हो गया रहा समझ, नहीं, मतलब जो भी आ नेक्स्ट गया। 2 रैंक देनी है उनका वो उनको है। ऐड हाँ, कर, देखो 1 रैंक यहाँ पे उनको 2 से डिसाइड हो गई डिवाइड कर 21, देंगे। ठीक है, 1 रैंक डिसाइड हो गई 21, इसके बाद मेरे पास डिजिट है 23 और 23। अब मैं इनको एक ही रैंक देनी पड़ेगी दोनों को, क्योंकि नंबर एक है, ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। तो रैंक मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, दोनों को ऐड करके, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2.5 आ गया मेरा, ठीक है, 2.5 और 2.5। तो अब इसके बाद में कौन सी रैंक आएगी, इसके बाद फोर्थ रैंक आएगी ना, ये मत सोचना कि इसके बाद थर्ड रैंक आएगी, थर्ड नहीं आएगी, 1 2 3, इसके बाद फोर्थ रैंक स्टार्ट होगी, राइट, इसके बाद फोर्थ रैंक स्टार्ट यस। होगी। तो जो इसके बाद नंबर कौन सा हमारा 25 आ रहा है, तो 25 में भी यही सीन हो गया कि फोर्थ पोजीशन पे 25 है, फिफ्थ पोजीशन पे भी 25 है, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्थ पोजीशन प्लस फिफ्थ पोजीशन डिवाइडेड बाय में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, टू तो 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय में 2, ये क्या हो टू जाएगा 4.5। यस। तो फाइव। जो नेक्स्ट जो दो नंबर है मेरे 25 और 25, इसको मैं रैंक कौन सी दूंगा, 4.5 और 4.5, ठीक है, यस, क्लियर है। क्लियर है। तो ऐसे इन्होंने यस। यहाँ पे रैंक दी हुई है, ठीक है। ऐसे ही जी। यहाँ पे देखो 60 आया हुआ है 3 बार, अब यहाँ पे एक बार और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 देखो, अब यहाँ पे 1 रैंक हो गई, फिर 2 रैंक हो गई, 3 भी हो गई, उसके बाद 4 भी हो गई, 5 भी हो गई, 6 भी हो गई, 7 भी हो गई। अब यहाँ पे 8 रैंक नहीं दिखाई दे रही,
ठीक है 8 भी नहीं है 9 9 दिखाई दे रहा है मतलब ये 8वें नंबर पे है जो 60 है ना हमारा 8 नंबर पे भी 69 है 9 नंबर पे भी 69 है और 10 नंबर पे भी सॉरी 8 पे भी 60 है 9 पे भी 60 है 10 पे भी 60 है ठीक है तो इसको मैं कैसे निकालूंगा 8 प्लस 9 प्लस 10 और कितनी इस बार 10 रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय 3 3 डिवाइड हो 3 रहा बार है तो कितना हो जाएगा टोटल ये 10 प्लस 9 19 और 8 27 27 बाय 3 तो 3 9 जा 27 9 आ गया मेरा मतलब तीनों टर्म को मैं कौन से रैंक दूंगा 9 रैंक दूंगा देखो यहाँ पे 9 भी 9 रैंक दे दी यहाँ पे भी 9 रैंक दे दी और यहाँ पे भी 9 रैंक दे दी Yes. ठीक है तो बस यस इतना क्लियर ही है तो काम करना था इसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और फिर स्क्वायर करूंगा और फिर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा खत्म ठीक है यस क्लियर है हिमांशु क्लियर है ना पक्का हाँ जी आ गया समझ तो ये हमारी यूनिट हो गई खत्म तो ये ना देखो ये आसान है बहुत ही आसान है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना उनको देखना उनको पता ही नहीं चलेगा वो पेपर में छोड़ के आएंगे ये सब चीजें कि उनको नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या जिनको नहीं समझ में आया होगा अब ये इतना आसान लगेगा तुम्हें अगर तुम पेपर में आएगा ना तो खुश हो जाओगे देख के अरे यार ये तो बहुत आसान है अभी निकाल देता हूँ 1 मिनट लगेगी हाँ ठीक है तो ये बढ़िया है बस फॉर्मूला पढ़ा है इसलिए देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है बट नहीं है डिफिकल्ट यू मीन टू से नंबर ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 राइट नहीं अमित यादव ऐसा नहीं होगा यहाँ पे होगा कि जितनी हमारे पास अभी इसी अभी पूछा है ना तुमने ये इसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हो ना यार कहीं पहले वाला पूछ रहे हो और मैं ये एक्सप्लेन कर दूं यू मीन टू से नंबर ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय 2 तो डिवाइड हम उससे करेंगे जितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे जैसे 25 2 बार रिपीट हो रहा था तो हमने 2 से डिवाइड किया अगर लेकिन 25 अगर 3 बार आता तो हम 3 से डिवाइड करते ठीक है क्योंकि हमें जैसे 3 पोजीशन 63 मांग बार रहे हैं आया जैसे 63 बार आया है, हाँ तो हमने 3 से डिवाइड किया है ऐसे ओके चलो ठीक है तो ये था गाइस तो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजी में यही था और गुड न्यूज ये है पता नहीं गुड न्यूज और बैड न्यूज सेकंड ईयर में भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स आएंगे पार्ट 2 आ रहा है हमारा सेकंड ईयर में छी यार ये तो बहुत ही बेकार हो गया और सोचो कि अरे अभी अभी देखो और उस पार्ट 2 का मतलब क्या है पार्ट 2 का मतलब ये कि जितना हमने अभी पढ़ा है ना इसका एडवांस लेवल आएगा अब इसका एडवांस लेवल इसका एडवांस समझ आएगा गए ये तो एक ये पता है हाई पूरा 11th की स्टैट्स की बुक है पूरी की पूरी सेम और ऊपर से इनमें फॉर्मूलाज जो है पूरे मतलब इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है फॉर्मूलाज की पता नहीं क्या ही फॉर्मूला दिए हैं इन्होंने आधे गड़बड़ी उड़ा करी हुई है, रखे हैं इन्होंने आधे सही में गड़बड़ी ज्यादा की हुई है इनको ऐसा नहीं बहुत करना गड़बड़ी चाहिए कर था रखी इनको है नहीं ये करना चाहिए तो था कुछ मेरे को भी ये कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं 12th वाला पढ़ा दूं और फिर वो टीचर इसको एग्री ना करें और या फिर क्या कहते हाँ हैं ये वाला सीन हो जाता है तो और इन्होंने बहुत गलतियां की हुई हैं बीच बीच में मैं देखता हूँ ना कभी कभी मैं ये तो ना खुद भी नहीं पढ़ता गवर्नमेंट हूँ तो मैं बुक्स पता में मैं खुद भी होता नहीं है देखता और जब देखता हूँ ना तो इतनी सारी गलतियां निकल जाती हैं कि लगता है यार क्या दिया हुआ है इन्होंने समझ नहीं आता ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा एनी इश्यूज एनी डाउट आ गया समझ आ गया ना समझ नहीं में अभी तो क्लियर है एक बार दो बार खुद से भी करेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे यस से एक बार खुद से करना देखो आज थर्सडे है खुद से कर लो एक बार कल फ्राइडे है सिर्फ एक यूनिट बच गई है हमारी वेरी गुड न्यूज स्टैटिस्टिक्स की सिर्फ हाँ एक एक यूनिट यूनिट बच गई बचा है प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है बहुत आसान है हो जाएगा आसानी से हो हम्म जाएगा खत्म ठीक है तो एक यूनिट वो कल खत्म हो जाएगी उसके बाद सैटरडे को एक डाउट सेशन लेंगे तो कल पढ़ के नोट्स बना लेना जो जो डाउट होंगे मुझे कल रात को बता देना कि आपके क्या क्या डाउट हैं तो मैं सैटरडे को मॉर्निंग में डाउट सेशन लूंगा और इवनिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 103 ठीक है ओके ठीक है ओके गाइस मीटिंग खत्म ही होने वाली है कुछ सेकंड्स में खत्म होने वाली है गुड नाइट बाय बाय ठीक है गुड नाइट थैंक्स हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग द थैंक बाय सेशन बाय गाइस थैंक यू हिमांशु फॉर गुड द नाइट सेशन एवरीवन बाय बाय गुड नाइट